कर लिया ये सबने नोट? बढ़े आगे, समझ में आ गई? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के धातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करती है। पी ब्लॉक की धातु भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर अष्टक पूरा करती है, अक्रिय गैस विन्यास। परंतु डी ब्लॉक के तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद अष्टक पूरा नहीं करते। क्या कंप्लीट करते हैं? आभासी अक्रिय गैस विन्यास। और भी कुछ बातें वो समझेंगे। बड़े अब चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है कहां से? योगात्मक यौगिक से। योगात्मक यौगिक क्या समझेंगे हम? योगात्मक यौगिक। और जो योगात्मक यौगिक होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। कौन कौन से भैया? एक को आप कहते हैं क्या? द्विक लवण। क्या पढ़ेंगे हम? द्विक लवण। द्विक लवण को इंग्लिश में कहते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट। और एक और योगात्मक यौगिक एक प्रकार का और है जिसे कहते हैं संकुल लवण। संकुल लवण जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। योगात्मक यौगिक क्या होता है? जरा एग्जांपल देखो। मैंने लिया NH3। क्या लिया? NH3। इसकी रिएक्शन कराई हमने किसके साथ? H2O के साथ। क्या बना? NH4Cl। क्या बना? NH4Cl। अभिकारक कितने हैं इसमें? दो है। कितने हैं? दो। एक NH3 और एक H2O। उत्पाद कितना बना? एक। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक कितने ही हो, आपस में क्रिया करे, बने कितना? एक। तब उस यौगिक को कहते हैं योगात्मक यौगिक। हो कितने? बने कितना? एक। उस यौगिक को कहते हैं योगात्मक यौगिक। और यह अभिक्रिया कहलाती है योगात्मक अभिक्रिया। सब आपस में क्या हो जाए? जुड़ जाए। बने कितना? एक। क्या कहलाता है? योगात्मक यौगिक। और योगात्मक यौगिक कौन है? द्विक लवण भी है और संकुल लवण भी है। दोनों ही क्या है? योगात्मक यौगिक। एग्जाम्पल देखते हैं इनके। एक लिया हमने क्या? पोटास एलम, जिसे क्या कहा जाता है? फिटकरी। सुना है ना फिटकरी? पानी साफ करने में यूज करते हो आप। इसका फार्मूला याद है किसी को? नहीं याद? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये किसका सूत्र है? फिटकरी का। एक और एग्जांपल देखो। कार्नेलाइट। कार्नेलाइट इसका सूत्र क्या? KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। ये भी कौन है? द्विक लवण है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं मोहर लवण। क्या लें? मोहर लवण, जिसका सूत्र होता है FeSO4 डॉट NH4 होल थ्राइस SO NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये तीनों क्या है? द्विक लवण है। क्या है? द्विक लवण। लवण, लवण किसको कहते हैं? क्या K2SO4 एक लवण है? K2SO4 क्या लवण है? कहां से स्टार्ट करते हैं हम? K2SO4 से। बताओ K2SO4 लवण है क्या? क्या आपको मैंने सिखाया? लवण किसको कहते हैं? अम्ल किसको कहते हैं? क्षार किसको कहते हैं? क्या नहीं पढ़ाया? पढ़ाया ना? चलो समझ लेते हैं, एक बार और समझा देता हूं। अम्ल, अम्ल किसको कहते हैं? क्षार किसको कहेंगे? और लवण किसको कहेंगे? और लवण दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। अम्ल वो एक एग्जाम्पल लिखा HCl, एक एग्जाम्पल लिखा H2SO4। एक H पर कितना पॉजिटिव? एक पॉजिटिव, तो Cl पर क्या होगा? एक माइनस होगा, है ना? और मॉलिक्यूल हमेशा उदासीन होता है, उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उस पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। और एक H पर एक प्लस, तो दो H पर दो प्लस, SO4 पे कितना माइनस? दो माइनस। क्या इस मॉलिक्यूल में आपको पॉजिटिव पार्ट में, किस पार्ट में?
पॉजिटिव पार्ट में केवल क्या दिखाई दे रहा है, H प्लस आयन। क्या दिखाई दे रहा है, अगर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट में केवल H प्लस आयन हो, कौन सा आयन, H प्लस आयन, तो उसे आज के बाद क्या कहोगे, अम्ल। क्लियर, कोई तकलीफ नहीं है। इधर आओ, याद रखने का एक तरीका है, किसको, फार्मूले को। और भी कई सारे तरीके हैं जिनसे हम इन्हें याद रख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखा क्षार के लिए, NOH और MgOH होल ट्वाइस, एक Na पर एक प्लस, पूरे OH पर एक माइनस, एक OH पर एक माइनस, दो OH पर दो माइनस, Mg पर कितना पॉजिटिव, दो पॉजिटिव। बताइए इसके नेगेटिव पार्ट में तुम्हें केवल क्या दिख रहा है, OH माइनस के और कुछ दिख रहा है। अगर नेगेटिव पार्ट में केवल केवल क्या दिखे, हाइड्रोक्साइड आयन दिखे, OH माइनस आयन दिखे, तो आज के बाद तुम उसे क्या कहोगे, क्षार कहोगे। क्या कहोगे, क्षार। लवण किसको कहते हैं, लवण का एक एग्जांपल जैसे क्या, NaCl, जैसे MgCl2, है ना। एक Na पर क्या, एक प्लस, एक Cl पर एक माइनस। क्या इसके पॉजिटिव पार्ट में H प्लस है, नहीं है। तो जिसके पॉजिटिव पार्ट में H प्लस ना हो, नेगेटिव पार्ट में क्या ना हो, OH माइनस ना हो। जिसके पॉजिटिव पार्ट में H प्लस ना हो, नेगेटिव पार्ट में OH ना हो, उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्लियर, याद रहेगी। पॉजिटिव पार्ट में क्या नहीं होना चाहिए, H प्लस, और नेगेटिव पार्ट में क्या नहीं होना चाहिए, OH माइनस, उसे क्या कहते हैं, हम लवण कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा MgCl2, एक Cl पर एक माइनस, दो Cl पर दो माइनस, Mg पर दो प्लस। क्या पॉजिटिव पार्ट में तुम्हें H प्लस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। नेगेटिव पार्ट में OH है क्या, नहीं है। मतलब ये क्या है, लवण। और कैसा लवण, सामान्य लवण, नॉर्मल सॉल्ट। कैसा सॉल्ट होगा ये, नॉर्मल सॉल्ट। क्लियर, समझ में आ रही कहानी, ओके। अगला एग्जांपल लिखें, क्या लिखें सर, मैंने लिखा KCl। बोलो, अम्ल क्षार है के लवण है, लवण है। एक Cl पर एक माइनस, एक K पर एक प्लस, पॉजिटिव पार्ट में H प्लस नहीं है, नेगेटिव पार्ट में OH नहीं है, तो ये भी क्या है, लवण। जैसे मैंने लिखा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, एक Na पर एक प्लस, दो Na पर दो प्लस, पूरे पार्ट पर कितना माइनस, दो माइनस। क्या पॉजिटिव पार्ट में H प्लस है, नेगेटिव पार्ट में OH है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या कहलाया, लवण। कैसा लवण, सामान्य लवण। क्लियर। तो मुझे बताओ ये कौन है, K2SO4, अम्ल क्षार की लवण, लवण, वेरी गुड। एक के पे एक प्लस, दो के पे दो प्लस, तो इस पर क्या, दो माइनस। तो क्या तुम अम्ल क्षार और लवण को फार्मूला देख के पहचान लोगे, यस सर। और K2SO4 क्या है, लवण है। क्या है, लवण। इस लवण में एक के पर एक प्लस, दो के पर दो प्लस, इस पर कितना माइनस। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, इस आकर्षण बल को कहते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल, और इसी आकर्षण बल को हम जानते हैं आयनिक बल के नाम से। और पोटेशियम इसमें क्या है भैया, धातु। धातु हमेशा कौन सा बंध बनाएगी, आज से याद रखना, आयनिक बंध। कौन सा बंध बनाएगी, और आयनिक बंध केवल एक अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, किनके बीच का, धनायन और ऋणायन के बीच का। क्लियर। आयनिक बंध जिन यौगिकों में पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने NaCl, Na पे प्लस, Cl पर क्या, माइनस। आयनिक यौगिक में चार्ज है, चार्ज है, तो आयनिक यौगिक हमेशा किस प्रकृति के होते हैं भैया, ध्रुवीय प्रकृति के होंगे। कैसे, ध्रुवीय। और आयनिक यौगिक को अगर आपने किसके अंदर डाल दिया, जल के अंदर डाल दिया, तो ये धनायन और ऋणायन में टूट जाएंगे। और अगर कोई चीज किसमें टूट जाती है, आयनों में, तो हम कहते हैं कि वो पदार्थ, वो यौगिक जल में क्या हो गया, घुलनशील। क्योंकि जल खुद कैसा होता है, ध्रुवीय, समान समान को घुलता है। तो आयनिक यौगिक जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। आयनिक यौगिक किसको कहते हैं, जिसमें आयनिक बंध होता है। आयनिक बंध कौन बनाते हैं, धातु। तो क्या K2SO4 एक लवण है, दूसरी बात खुद क्या है, एक आयनिक यौगिक है। तो जरा देखो फिटकरी में, क्या K2SO4 एक लवण है, यस सर है। क्या Al2SO4 होल थ्राइस ये भी लवण है, यस सर है। KCl क्या है, लवण है। पॉजिटिव पार्ट में H प्लस नहीं है, नेगेटिव पार्ट में OH नहीं है। MgCl2 भी क्या है, लवण। ये भी क्या है, लवण। ये भी क्या है, लवण है। तो लवण समझ में आ गया, क्लियर है, कोई समस्या नहीं है सर। तो जरा देखें, अगर आपको
सबसे जल्दी बनने वाला कोई केमिकल बनाना है तो सबसे जल्दी बनने वाला केमिकल कौन है? फिटकरी। फैक्ट्री डाल लो उसकी, इतनी जल्दी बन जाता है। क्या करना रहता है उसमें? कुछ नहीं। आप क्या करो, एक गड्ढा खोद दो। यस सर, खोद दिया। गड्ढे में भर दो क्या? पानी। भर दिया सर। और मजदूर दाड़किया लगाई दो, कहीं लगाई दो दाड़किया। और दाड़किया से बोलो कि क्या डालो इसके अंदर? K2SO4। ठोस अवस्था में। आयनिक यौगिक किस अवस्था में मिलते हैं? ठोस अवस्था में। क्यों मिलते हैं? क्योंकि धनायन और ऋणायन के बीच का आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। दुनिया का सबसे प्रबल आकर्षण बल है किस, कौन सा? धनायन और ऋणायन के बीच का आकर्षण बल। इसलिए आयनिक यौगिक हमेशा किस अवस्था में मिलते हैं? ठोस। और कैसे रहते हैं? ऐसे, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन। इस तरह से आयनिक यौगिक क्रिस्टल के फॉर्म में मिलते हैं ठोस अवस्था में। क्यों मिलते हैं भैया? कोई पूछे तो बोल देना। उनके बीच में पाए जाने वाला जो आकर्षण बल है, आयनिक बंध है, वो सबसे प्रबल है। ठीक, तो हमेशा किस अवस्था में मिलते हैं? ठोस। तो ठोस अवस्था में मजदूर से बोला डालो, डाल दिया तो क्या अपने आयनों में टूट जाएगा? जल में जाएगा तो क्या नहीं टूटेगा? किसमें टूट जाएगा? एक के पर एक प्लस, कितने के हैं? दो। तो कितने के प्लस घूमते हुए दिखाई देंगे? दो। और एक क्या घूमता हुआ दिखाई देगा? SO4 2 माइनस। इसी मजदूर से बोलो कि काय की गाड़ी खाली करे, इस लवण की, Al2SO4 होल थ्राइस की। ये भी क्या है? लवण। पॉजिटिव पार्ट में H प्लस नहीं है, नेगेटिव पार्ट में OH नहीं है। इसको भी अगर इसमें डालेंगे तो मुझे एल्यूमिनियम मिलेंगे। कितने मिलेंगे? दो। एक SO4 पर 2 माइनस होता है, 3 SO4 पे कितना? 6। तो इस पे कितना पॉजिटिव? 2 एल्यूमिनियम पर 6, तो 1 एल्यूमिनियम पर कितना पॉजिटिव? 3। और तुम्हें 3 क्या मिलेंगे? SO4 2 नेगेटिव। क्या ये अंदर जाएगा आयन में टूट जाएगा? क्या ये अंदर जाएगा आयन में टूट जाएगा? तो क्या घुलनशील हो गए? बस अब कुछ नहीं करना है, चले जाओ 7-8 दिन इसको डाइजेस्ट होने दो, पड़ा रहने दो। जब ये पड़ा रहेगा, रखा रहेगा पानी में, तो धीरे धीरे जल के अणु वाष्पीकृत होंगे। जल के अणु वाष्पीकृत होंगे, आयन वाष्पीकृत नहीं होंगे। धीरे धीरे पानी उड़ता चला जाएगा। बोलो आयनों की संख्या क्या? आयन पास पास आते जाएंगे, क्योंकि आयतन क्या होने लगा? कम। पानी जैसे जैसे जाएगा आयतन कम होते जाएंगे, आयन से एक दूसरे के कहाँ आएंगे? पास में आएंगे। पहले K2SO4 सॉलिड था, केवल K2SO4। तो जितनी पॉजिटिव प्लेस दिख रहे हैं उन सब जगह कौन था? K प्लस। और जितनी नेगेटिव जगह दिख रहे हैं उन सब जगह कौन था? SO4 2 माइनस। जब Al2SO4 होल थ्राइस ठोस अवस्था में था शुद्ध रूप में, तब जितनी पॉजिटिव प्लस है उन सब जगह कौन था? Al3 प्लस। और नेगेटिव प्लस में कौन था? SO4। पर तुमने क्या किया? इन दोनों ठोस को पानी के अंदर डालकर 7 दिन के लिए भूल गए, तो पानी वाष्पीकृत होता गया। अब विलयन में K प्लस भी है और Al3 प्लस भी है। जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा, आयन एक दूसरे के पास में आते जाएंगे, उनके बीच आकर्षण बढ़ने लगेगा। और जब सारा पानी उड़ जाएगा तो एक नया ठोस मिलेगा। क्या मिलेगा? नया ठोस। क्या गुलदीप, कौन सा मिला? नया ठोस। उस ठोस की खास बात क्या? पहले केवल जितने पॉजिटिव प्लेस थे उन जगह कौन था? K प्लस। और Al2SO4 में जब सॉलिड था तब जितनी पॉजिटिव प्लेस था उन पे कौन था? Al3 प्लस। अब जो सॉलिड मिल रहा है उसमें जितनी पॉजिटिव प्लेस है, धनात्मक स्थान, वहां पर Al3 प्लस भी मिलेगा और कुछ पॉजिटिव प्लेस पे कौन मिलेगा? K प्लस। और जितनी नेगेटिव प्लेस है उन सब जगह कौन मिलेगा? SO4 2 माइनस है। एक नया ठोस मिला। क्या मिला? नया ठोस। ये ठोस क्या कहलाएगा? द्विक लवण। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये भी लवण था, ये भी लवण था, दोनों लवण से मिलकर एक नया ठोस बना, तो क्या कहलाएगा? द्विक लवण। क्या किया आपने? K2SO4 लिया प्लस Al2SO4 होल थ्राइस लिया और इन सबको किसके अंदर डाल दिया? पानी के अंदर। तो तुम्हें एक नया यौगिक मिला। क्या? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2 मिला कि नहीं मिला? मिला ना। और इसमें जो 24 जल के अणु है, सारा पानी भाप बन के, वाष्प बन के उड़ जाएगा। पर कुछ वाटर मॉलिक्यूल धनायन ऋणायन के बीच में जो अंतरकाशीय अवकाश होता है, रिक्तिका होती है, रिक्त स्थान होता है, उसमें फंसा हुआ रह जाएगा। ये जो क्रिस्टल के रिक्तिका में फंसा हुआ जल है, इसी जल को कहा जाता है क्रिस्टलीय जल। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय जल। क्या कहते हैं? अच्छा, कितने लवण है? ये भी लवण, ये भी लवण, 2 लवण। क्या लिया? जल।
सब जुड़ गए, बना कितना, एक। तो योगात्मक यौगिक है। कैसा यौगिक है? योगात्मक यौगिक। पर बने कितने लवण से? दो लवण से बना कितना, एक। तो ये क्या है? द्विक लवण है। पहली बात क्या है? द्विक लवण। अब द्विक लवण में क्या K2SO4 है? Al2SO4 ऑल्थराइज है। पोटेशियम धातु है, एल्यूमिनियम भी क्या है? धातु है। धातु कौन सा बंध बनाएगी? आयनिक बंध। आयनिक बंध होगा तो यौगिक कैसा होगा? आयनिक। आयनिक होगा तो वो जल में घुल जाएगा। अब इस यौगिक को अगर मैं पानी में डालता हूं, इस द्विक लवण को, फिटकरी को पानी में डालता हूं, तो क्या ये पानी में जाने पर आयन में डिसोसिएट होगा, टूटेगा? यस। एक के पे एक प्लस, दो के पे दो प्लस, इस पर दो माइनस, एक SO4 पर दो माइनस, तीन SO4 पर 6, तो इधर कितना? 6 प्लस। क्या यहाँ पर आयनिक बंध है? यहाँ पर आयनिक बंध है, तो पानी में जाएगा तो क्या हो जाएगा? आयनिक बंध पानी में टूट जाएगा। आयनिक बंध पानी में टूट जाता है, जल में टूट जाता है, तो क्या मिलेंगे? दो के प्लस स्वतंत्र रूप से घूमते हुए मिलेंगे, SO4 2 माइनस घूमता हुआ मिलेगा, और दो एल्यूमिनियम मिलेंगे। कितने एल्यूमिनियम मिलेंगे? Al3 प्लस, और तीन क्या मिलेंगे? SO4 2 माइनस। क्या ये विलयन में घूमेंगे? यस। तो द्विक लवण जल में जाने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, स्वतंत्र आयनों में टूट जाते हैं। अब मैं इन सभी आयन का क्या ले सकता हूं? टेस्ट भी लगा सकता हूं। कैसे सर? जरा देखो, अगर मैं इसमें एक विद्युत अपघट्य मिलाता हूं, कौन सा? BaCl2, जो क्या है? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य कौन? जो आयन दे, है ना? एक Cl पर एक माइनस, दो Cl पर, तो Ba पर कितना प्लस। अगर BaCl2 इसके अंदर डालता हूं तो इसके Ba2 प्लस और SO4 से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? BaSO4 का अवक्षेप, पीला अवक्षेप बना लेंगे, जो कहां रहेगा? नीचे। तो क्या मैंने SO4 का टेस्ट लगा लिया? यस। इसका मतलब इस विलियन में कौन सा आयन फ्री अवस्था में घूम रहा था? SO4 2 माइनस आयन क्या कर रहा था? फ्री फॉर्म में घूम रहा था। मैं ऐसे ही पोटेशियम आयन का, एल्यूमिनियम आयन का भी क्या लगा सकता हूं? टेस्ट। मैं सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण कर सकता हूं। किसमें? द्विक लवण में। किसमें कर सकता हूं? द्विक लवण में। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि द्विक लवण कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। कैसे होते हैं? आयनिक। क्यों होते हैं आयनिक? क्योंकि इनमें कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है। क्यों पाया जाता है आयनिक बंध? क्योंकि इनमें क्या होती है? धातु होती है। धातु क्या बनाती है? आयनिक बंध। आयनिक बंध जिनमें पाया जाता है आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनिक यौगिक ध्रुवीय होते हैं, जल में जाकर टूट जाते हैं। समझ में आई क्या बात? क्लियर? पक्का? जरा देखो यहाँ पर, कहाँ थे हम? यहाँ थे। क्या KCl एक लवण है? क्या MgCl2 लवण है? क्या ये भी आयनिक है? एक के पे एक प्लस, Cl पर एक माइनस, एक Cl पर एक माइनस, दो Cl पर दो माइनस, Mg पर दो प्लस। क्या इनके बीच में भी आयनिक बंध है? तो क्या ये जल में जाकर आयनों में टूट जाएंगे? टूट जाएंगे तो सभी आयन का देंगे परीक्षण। ये भी क्या देंगे? सभी आयनों का परीक्षण देंगे। तो द्विक लवण पहली बात क्या है? योगात्मक यौगिक कितने लवण से मिलकर बनते हैं? दो लवण से, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? द्विक लवण। द्विक लवण कैसे होते हैं? आयनिक यौगिक। क्यों? क्योंकि उनमें कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है। और अगर द्विक लवण को तुम जल में डालोगे तो अपने सभी आयनों में टूट जाएगा, और सभी आयन में टूट जाएगा तो हम सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण कर सकते हैं। क्लियर? नोट करो भैया ये सारी बातें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। कर लिया भैया नोट? बढ़े आगे? तैयार? ठीक। अब हमने क्या किया? मैंने लिया CuSO4, अम्ल क्षार है कि लवण है? लवण है। पॉजिटिव पार्ट में H प्लस नहीं, नेगेटिव पार्ट में OH नहीं है। इसकी रिएक्शन कराई हमने किसके साथ? 4NH3, अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ रिएक्शन की तो बना क्या? CuSO4 डॉट 4NH3। बोलो भैया कितने हैं? दो। बना कितना? एक। तो क्या ये योगात्मक यौगिक है सर। धातु भी है। तो अब हम इसको किसके अंदर डाल दें? पानी के अंदर। और पानी के अंदर डालेंगे, जल के अंदर डालेंगे, ऐड करेंगे पानी में इसको, जल में। तो क्या ये आयन देना चाहिए? यस सर। क्योंकि एक SO4 पर कितना माइनस? दो माइनस। तो Cu पर कितना? दो प्लस। क्या यहाँ आयनिक बंध है तो आयन टूटना चाहिए। जब हमने इसको पानी में डाला तो इसे देना क्या चाहिए था? Cu2 प्लस आयन। और क्या देना चाहिए? SO4 2 नेगेटिव। और क्या देना चाहिए? NH4। अमोनिया है तो NH4 पॉजिटिव आयन होना चाहिए। तो इन सब आयनों का जल के अंदर क्या देना चाहिए? टेस्ट।
परंतु इसने टेस्ट केवल किसका दिया, SO4 का, किसका नहीं दिया, Cu2+ का, किसका नहीं दिया, NH4 का, इनका टेस्ट नहीं दिया। इसका मतलब क्या कि Cu और NH3 के बीच में आयनिक बंध नहीं है, क्योंकि जल में जाकर वही टूटेगा जिनके बीच में क्या होगा, आयनिक बंध, है ना। इसने केवल किसका टेस्ट दिया, SO4 का, किसका टेस्ट नहीं दिया, इन दोनों का टेस्ट नहीं दिया। तो साइंटिस्ट ने ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको अमान्य किया और इसका एक नया रिप्रेजेंटेशन लिखा। इन दोनों की रिएक्शन से कंपाउंड जो बना वो क्या था, CuNH3 होल 4 और बाहर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या है, बड़े कोष्ठक के बाहर SO4। ये सोचा, समझ में आ रही। अब एक SO4 पे कितना माइनस, 2 माइनस, और इस पूरे पे कितना प्लस, 2 प्लस। जब इसको पानी में डाला गया, जल में डाला गया, तो इसने कौन सी आयन दी, SO4 2 माइनस आयन, जिसका उसने पहले भी टेस्ट दिया था, अभी भी दे रहा है। और एक और आयन दी, कौन सी, CuNH3 होल 4 पूरे पर कितना प्लस, 2 प्लस। इसने ना तो Cu2+ का टेस्ट दिया, इसने ना अमोनियम आयन का टेस्ट दिया, मतलब इन दोनों के बीच में आयनिक बंध नहीं है। बल्कि इसने किसका टेस्ट दिया, इस पूरे बड़े कोष्ठक के अंदर जो धनायन दिख रहा है तुम्हारे को, इस धनायन का टेस्ट दिया, और SO4 का, किसका नहीं दिया, Cu2+ का और NH4 पॉजिटिव आयन का, है ना। इसका टेस्ट इसने नहीं दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉपर किस ब्लॉक का है, D ब्लॉक का, क्या है, D ब्लॉक का। और ये कौन है, अमोनिया, है ना। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन के भाइतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 3 बंध बनाने में भाग ले रहे, बोलो एक इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है सर। और इसके पास लोन पेयर और कॉपर D ब्लॉक का है, किस ब्लॉक का है, D ब्लॉक का, वो लोन पेयर ले सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या समझते हैं, एक एग्जाम्पल से, ध्यान से समझिएगा आप सभी। ले एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या लें, K4 FeCN होल 6। ये भी एक यौगिक है, एक K पे 1 प्लस, 4 K पर 4 प्लस, पूरे इस पार्ट पर कितना नेगेटिव, 4 नेगेटिव, ठीक है, ध्यान समझना। आयरन, आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लिखेंगे, आर्गन 18, आर्गन 18, 4s2 20 और 3d6, ये लिखेंगे। अच्छा, कक्षा विन्यास लिखना तो 2 8 8 किसका, आर्गन का, फिर भाइतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, फिर भीतरी कक्षा में कितना है, थर्ड कक्षा में 6। ये इसका क्या हो गया, कक्षा विन्यास, ठीक सर। और इस यौगिक में आयरन का ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हैं हम, यस सर निकाल सकते हैं। कैसे, केवल इतने इतने पार्ट से, अभी समझ लो, मैं बाद में आपको ऑक्सीकरण अंक निकालना सिखाऊंगा, ठीक, अभी समझ लो। क्या मान लो, इसका ऑक्सीकरण अंक क्या माना मैंने, x, क्या माना, 1 CN पर कितना माइनस होता है, 1 माइनस 6 CN पर, 6 माइनस टोटल चार्ज किसके बराबर, माइनस के 4 के। CN कहां से निकला वो मान सकते हैं, KCN से, K पे प्लस, तो 1 CN पे कितना माइनस, 1 CN पर 1 माइनस कितने हैं, 6 CN पर 6 माइनस इक्वल टू टोटल चार्ज किसके बराबर, कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है ना उसके बराबर। कितना है भैया ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस के 2, कितना आया, माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 6, प्लस के 6 में से माइनस का 4 गया तो कितना आया, प्लस का 2। मतलब इस कंपाउंड में आयरन के ऊपर चार्ज कितना है, +2, मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अरे धातु है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी कि नहीं, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आर्गन 18, और उसके ऊपर चार्ज कितना है, 2, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। बोलो भाइतम कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन गए, मतलब चौथी कक्षा के S से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका मतलब 4s क्या हो गया, खाली हो गया, खाली। तो 3 के D में कितने बचे, 6, और 4s क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। समझ में आ रही। अब इसके भीतरी कक्षा के D में 1 2 3 4 कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, कौन सी कक्षा, 3 का D। 4s क्या हो चुका है, खाली हो चुका है, 4 का S क्या, भारी कक्षा का S खाली है। अब इसके D में है कितने इलेक्ट्रॉन, 6, और D की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है, 10 इलेक्ट्रॉन की, तो क्या है और 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ले सकता है। और CN का स्ट्रक्चर देखो,
कैसा है। अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए इनको पास पास लिख दूं, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लिगेंड कैसा है, प्रबल है। ये भी आपको आगे चैप्टर में मैं समझाऊंगा कैसा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड। और लिगेंड किसको कहते हैं, ध्यान सुनना, कोई भी परमाणु अणु आयन जो कम से कम एक लोन पेयर दे दे धातु को, उसे क्या कहते हैं, लिगेंड। बस अभी इतना सुन लो, केवल समझ लो। एक सीएन का स्ट्रक्चर देखो, ये सीएन, कॉपर की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 है। नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 5, 1 2 3 और ये 4 और 5 है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज, मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है, कार्बन को। तो ये कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो एक एक्स्ट्रा पोटेशियम का आया, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज है। और सीएन में सी जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन का युग्म एक लोन पेयर दे सकता है। और नाइट्रोजन के पास तो है ही सही लोन पेयर, तो सीएन का सी भी लोन पेयर दे सकता है और एन भी क्या दे सकता है, लोन पेयर दे सकता है। और सी के पास लोन पेयर है तो वो लोहे को, आयरन को क्या देगा, लोन पेयर। तो एक सीएन लोन पेयर देगा तो पहला लोन पेयर कहां रुकेगा, डी में, दूसरा लोन पेयर कहां रुकेगा, ठीक है, डी में रुकेगा कि नहीं रुकेगा। बाकी बचे कितने, 4, तो क्या चौथी कक्षा का एस खाली है, बस यहां रुकेगा। फिर कहां रुकेगा, क्या चौथी कक्षा में पी परमिसिबल है, बाकी बचे कौन, 3, कहां रुकेंगे, 4 के पी में, कहां रुकेंगे, 4 के पी में। तो खास बात क्या कि आयरन पहले इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, डी ब्लॉक की धातु है ना, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद वो लिगेंड से क्या ले सकता है, लोन पेयर। क्या उसने लोन पेयर रखने के लिए उसके लिए खाली कक्षक है तो उसने 6 सीएन से क्या ले लिए, 6 लोन पेयर ले लिए। कितने लोन पेयर लिए, 6 लोन पेयर लिए। और लोन पेयर रख लिए अपने कहा, खाली कक्षकों में, भीतरी कक्षा के डी में भी रख लिए, बाहरी कक्षा के एस और पी में भी रख लिए। समझ में आ रही, ये डी ब्लॉक धातु की कहानी है कि डी ब्लॉक की धातु इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। ओके, इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या कौन सा विन्यास प्राप्त करती है, आभासी अक्रिय गैस विन्यास। परंतु इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है, पर लेती किस रूप में, जोड़े में, लोन पेयर के रूप में, 2-2 इलेक्ट्रॉन लेती है। और जब 2-2 इलेक्ट्रॉन के रूप में, लोन पेयर के रूप में जब धातु इलेक्ट्रॉन लेगी तो बंध कौन सा बनेगा, उपसह संयोजक बंध। बोलो बना क्या, तो डी ब्लॉक की धातु, कमाल की धातु, वो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है। समझ गए, पर एस ब्लॉक के तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, देखते हैं क्यों नहीं ले सकते भैया। क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद उसका अष्टक पूरा हो गया, उसके पास 2 कक्षा और दूसरी कक्षा में एस भी भरा हुआ है और पी भी क्या है इसका, मैग्नीशियम का भरा हुआ है। तब वो लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकती, केवल इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है, त्याग सकती है, ग्रहण नहीं कर सकती। क्लियर। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की धातु में हम अंतर देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की धातु क्या विन्यास प्राप्त करती है, अक्रिय गैस विन्यास, जबकि डी ब्लॉक की धातु क्या प्राप्त करती है, आभासी अक्रिय गैस विन्यास। करती है कि नहीं, तो जरा देखें। काम की बात क्या है, काम की बात कि हमने डी ब्लॉक की धातु और कौन से ब्लॉक की धातु, एस ब्लॉक की धातु में एक मेन डिफरेंस देख लिया कि डी ब्लॉक की धातु क्या प्राप्त करती है, आभासी अक्रिय गैस विन्यास। क्या प्राप्त करती है, आभासी अक्रिय गैस विन्यास। जबकि एस ब्लॉक की धातु अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करती है। कौन सा, अक्रिय गैस विन्यास, मतलब बाह्यतम कक्षा में क्या पूर्ण करती है, अष्टक। दूसरा क्या डिफरेंस देखा कि डी ब्लॉक की धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करती है, पहले त्यागती है, त्याग भी सकती है, एवं इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ग्रहण भी कर सकता है। किस ब्लॉक की, डी ब्लॉक की धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है। कौन से ब्लॉक की धातु, डी ब्लॉक की धातु। जबकि एस ब्लॉक की धातु केवल क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है, ले
नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसके पास खाली कक्षक नहीं होते, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। समझ में आई बात क्या? तो मेन डिफरेंस है। इसीलिए डी ब्लॉक की धातु क्या बनाती है? संकुल यौगिक बनाती है। क्या बनाती है? संकुल यौगिक। कहां पे थे हम? यहीं पे थे। समझ में आ रही मेरी कहानी कि नहीं आ रही है? तो अब ये देखिए कि इसको तुमने पानी में डाला था, पानी में डाला और नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। तो ये SO4 2 नेगेटिव और इस कॉम्प्लेक्स पार्ट में क्या हो गया था? टूट गया था। इसने Cu2 प्लस और NH3 आयन का क्या नहीं दिया था? टेस्ट। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर है तो कॉपर को दे रहे होगा, और कॉपर किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। उसके पास रिक्त डी कक्षक है तो वो लोन पेयर रख रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बंध बना होगा? उप सह संयोजक बंध। कौन सा बंध बना? उप सह संयोजक बंध। और अगर अमोनिया के नाइट्रोजन और कॉपर के बीच में उप सह संयोजक बंध है तो अगर उसको तुम पानी में डालोगे तो पानी में टूटेगा नहीं। अब आई बात समझ में कि क्यों ये यौगिक सभी आयनों का टेस्ट नहीं देते? क्यों? क्योंकि कॉपर और अमोनिया के बीच में कौन सा बंध है? उप सह संयोजक बंध है। और जब इसे पानी में डालोगे तो ये पानी में आयनों में टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आयनिक बंध ही टूटता है पानी में, उप सह संयोजक बंध पानी में नहीं टूटता। ऐसे यौगिक को हम कहते हैं संकुल यौगिक। संकुल लवण। आयन दे रहा है इसलिए लवण है। क्या है? लवण है कि नहीं है? है। पर इसके बड़े ब्रैकेट के अंदर कौन सा बंध है? उप सह संयोजक बंध है जो पानी में जाकर नहीं टूटता, इसलिए इसे कहते हैं क्या? संकुल यौगिक। क्या कहते हैं? संकुल यौगिक। तो संकुल यौगिक का एग्जांपल अगर लिखे तो क्या लिखेंगे? क्या लिखूं? K4 FeCN6। बोलो 1 K पे 1 प्लस 4 K पे 4 प्लस, पूरे पार्ट पर कितना नेगेटिव? तो इतने इतने पार्ट में बोलो उपसंयोजक बंध है तो ये इतना इतना पार्ट पानी में नहीं टूटेगा, ये इतना इतना पार्ट पानी में टूट जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें तो जो समझाया वही लिखते हैं। CuNH3 और बाहर क्या? SO4। बोलो एक SO4 पर 2 माइनस, पूरे पर कितना? बोलो इतना इतना पार्ट पानी में टूट जाएगा, पर ये पार्ट पानी में टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कौन सा बंध है इनके बीच में? उप सह संयोजक बंध। और उप सह संयोजक बंध पानी में नहीं टूटता है। ये अपनी सभी आयन में डिसोसिएट नहीं होगा, तो अपने सभी आयन का परीक्षण नहीं देगा। नहीं देगा तो इस यौगिक को क्या कहेंगे? संकुल लवण या कॉम्प्लेक्स साल्ट। जबकि द्विक लवण पानी में जाकर सभी आयनों का क्या देते हैं? टेस्ट। क्यों? क्योंकि वो आयनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसमें आयनिक बंध पाया जाता है, इसमें उप सह संयोजक बंध पाया जाता है। आयनिक बंध भी होता है और उप सह संयोजक बंध भी होता है। ये आयनिक यौगिक होते हैं, वे उप सह संयोजक यौगिक भी है और आयनिक यौगिक भी है। इनमें आयनिक बंध पाया जाता है, उनमें आयनिक बंध पाया जाता है। ये जल में जाकर अपने आयनों में टूट जाते हैं। ये आयनों में टूटते, सभी आयनों में नहीं टूटते। ये जलीय विलयन में अपने सभी आयनों का क्या देंगे? परीक्षण, स्वतंत्र परीक्षण। जबकि ये अपने सभी आयन का परीक्षण नहीं देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? संकुल लवण। आगे बात समझ में? कल पढ़ते हैं, नोट कर लो ये सब।